Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group to the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई. रिमेंबरिंग द लोकप्रिय. आज 6 जून है एंड 6th जून इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी. इस कारण से ये आर्टिकल आया है उनके ऊपर. सो वी विल सी अ लॉट ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशंस अबाउट गोपीनाथ बोरदोलोई जी. आपको पता होगा APSC के GS पेपर 5 में पर्सनालिटी बेस्ड कई सारे सवाल आते हैं. पॉलिटी सेगमेंट में भी गोपीनाथ बोरदोलोई जी से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. गोपीनाथ बोरदोलोई ऑफ कोर्स यू मस्ट बी नोइंग वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड देन ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम आफ्टर इंडिपेंडेंस. वॉज बोर्न ऑन 6th June 1890 एट रहा इन नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो ही फिनिश्ड हिज मैट्रिकुलेशन इन 1907 and studied at Cotton College and then he went to Scottish Church College in Kolkata जहाँ पे उन्होंने MA की डिग्री हासिल की from Kolkata University in 1914 and later on he studied law and then he started legal practice in Guwahati. अगर उनके पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाए तो इन 1922 ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही वाज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के तरीके में उनका गोपीनाथ बोरदोलोई जी का काफ़ी ज़्यादा बिलीफ था एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह मूवमेंट्स कंडक्टेड बाय महात्मा गांधी. In fact, Gopinath Bordoloi ji was also arrested in 1922 during non-cooperation movement launched by Mahatma Gandhi. 1933 में ही became member of Guwahati Municipal Board. और एक जो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो महात्मा गांधी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी का आप मान सकते हैं वो है Guwahati University and Guwahati High Court. It was Gopinath Bordoloi only who made persistent demand to have a separate High Court and a separate university for Assam. और इसी कारण से there was it led to establishment of Guwahati University and Guwahati High Court in 1948. तो ये सब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखना आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके अलावा अगर उनकी और पॉलिटिकल लाइफ की बातचीत की जाए तो आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको पता है कि प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए. प्रोविंसेस में अलग अलग जगहों पे सरकार बनाई गई. कांग्रेस की सरकार बनी बहुत सारे जगहों पे, कुछ जगहों पे नहीं भी बन पाई. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए. असम के अंदर भी 1936. गोपीनाथ बोरदोलोई जी खुद तो चुने गए, ही गॉट इलेक्टेड, बट वो पूरी तरह से सरकार नहीं बना पाए उनकी पार्टी एंड देन ही बिकेम लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली. और मोहम्मद सदुल्ला फ्रॉम असम यूनाइटेड पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट. एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई उन्होंने मोहम्मद सदुल्ला ने 1936 में एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम. हाँ, ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1936 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उस टाइम में जो प्रोविंस के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुआ करते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था. तो हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आफ्टर 1936 इलेक्शंस इन प्रोविंशियल रीजन्स वेयर नोन एज प्राइम मिनिस्टर. तो मोहम्मद सदुल्ला बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम इन 1936 बट ही वॉज फोर्स टू रिजाइन इन 1938. उसके बाद गोपीनाथ बोरदोलोई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम इन 1938. तो जब गोपीनाथ बोरदोलोई प्राइम मिनिस्टर थे असम के 1938 से 1940 तक, तो एक बात मोहम्मद सदुल्ला और उनकी पार्टी असम यूनाइटेड पार्टी को पता चल गई थी कि अगर मुस्लिम पॉपुलेशंस को नहीं बढ़ाया गया असम के अंदर तो उनकी पार्टी कभी भी इलेक्शन जीत नहीं पाएगी और अपने बलबूते पे पूरी तरह से मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाएगी. और फिर मोहम्मद सदुल्ला ने प्रोसेस शुरू किया बंगाल से, खासकर ईस्टर्न बंगाल से कई सारे मुस्लिम माइग्रेंट्स को ला करके असम के अंदर ग्वालपारा वाले आसपास के एरिया में सेटल कराना, उनको लैंड ग्रांट्स दिलवाना. उनका मेन पर्पस था कि असम के अंदर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन, माइग्रेंट मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ाई जाए ईस्ट बंगाल से, ताकि अगर कभी, क्योंकि उस टाइम तक पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट प्रपोज कर दिया था मुस्लिम लीग ने, तो अगर कभी फ्यूचर में इस तरह का पार्टीशन होता है जिस तरह की बात कर रहा है मुस्लिम लीग, तो फिर असम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए रादर दैन रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये स्ट्रेटजी अपनाई मोहम्मद सदुल्ला ने व्हेन ही हेल्प्ड इन मेनी माइग्रेंट मुस्लिम्स फ्रॉम वेस्ट और ईस्टर्न बंगाल टू कम एंड सेटल इन असम, स्पेशली ग्वालपारा रीजन, एंड ऑल्सो अलाउड देम लैंड ग्रांट.
यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है गोपीनाथ बोरदोलोई जी का। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम ही टुक स्पेशल केयर कि जो इंडिजीनस असमीज लोग हैं उनकी लैंड राइट्स डिनाई ना हो और जो माइग्रेंट मुस्लिम्स हैं उनको अनड्यू तरीके से लैंड राइट्स ना दिए जाए और माइग्रेंट वर्कर्स को अनड्यू तरीके से उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ाई जाए। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता जो मोहम्मद सदुल्लाह ने शुरू किया था, हैड दिस ट्रेंड कंटिन्यूड, असम वुड बी पार्ट ऑफ और असम वुड बी कंसिडर्ड एज ए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस और बाद में वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। आपको याद होगा कि आज़ादी के टाइम में देयर वर 3 सेक्शन ऑफ स्टेट्स, ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए हिंदू मेजॉरिटी, सेक्शन बी मुस्लिम मेजॉरिटी, सेक्शन सी जिसमें लगभग बराबर के पॉपुलेशन थे, तो असम सेक्शन सी में था। अगर मोहम्मद सदुल्लाह की स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो जाती पूरी तरह से, जिसको गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने रोका, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती तो असम पूरी तरह से सेक्शन बी में चला जाता और बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गोपीनाथ बोरदोलोई जी का, जो उन्होंने इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स के आने को रोका, उनके लैंड राइट्स को रोका ताकि असम पाकिस्तान का हिस्सा फ्यूचर में ना बन पाए। लेकिन आप सबको पता है कि गोपीनाथ बोरदोलोई की सरकार उनको रिजाइन करना पड़ा 1940 में। इनफैक्ट सिर्फ गोपीनाथ बोरदोलोई की सरकार नहीं, जितने जगह पे कांग्रेस की सरकार थी प्रोविंसेस में, उन्होंने रिजाइन किया 1940s में। रीजन बीइंग ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का पार्टिसिपेशन अनाउंस कर दिया विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस, एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज एन इंसल्ट by the Congress leaders कि if you consider us as a part of political process then you must consult us before making such a important significant decision। तो इस कारण से कांग्रेस ने हर जगह से रिजाइन कर दिया इंक्लूडिंग असम। उसके बाद 2 साल बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ 1942 में। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट गोपीनाथ बोरदोलोई वाज आल्सो अरेस्टेड और उसके बाद मोहम्मद सदुल्लाह ने फिर से सरकार बना दी। माउंटबैटन प्लान ऑफ 1947 विच इंटेंडेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, उसके बाद से गोपीनाथ बोरदोलोई ने पूरे असम के अंदर जो इंडिजीनस असमीज लोग थे उनको कन्विंस करना शुरू किया कि हमें असम को हिंदुस्तान का ही पार्ट बने रहने देना है, वी कैन नॉट अलाउ इट टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और यही कारण है कि माउंटबैटन पार्टीशन प्लान के हिसाब से बंगाल और पंजाब का तो पार्टीशन होना था, लेकिन उसके अलावा रेफरेंडम होना था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में, और यहाँ पे रेफरेंडम हुआ। उसके बेसिस पे ये दोनों रीजन जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग चाहता था कि पूरे असम में रेफरेंडम हो, ना कि सिर्फ सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में रेफरेंडम हो। लेकिन ये गोपीनाथ बोरदोलोई जी का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से कन्विंस किया असम के लोकल लोगों को कि लोकल लोगों ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि हमें रेफरेंडम की कोई ज़रूरत नहीं है, वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ असम, एंड दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई। और यही कारण है कि गोपीनाथ बोरदोलोई जी वॉज ऑनर्ड विथ द टाइटल ऑफ लोकप्रिय बाई गवर्नर ऑफ असम जयराम दास दौलतराम। गोपीनाथ बोरदोलोई जी died on 5th August 1950 on the age of 60. He was conferred Bharat Ratna posthumously in 1999. In 2002, his life-size statue was unveiled in Parliament House by Dr. APJ Abdul Kalam. कुछ और चीज़ें याद रखिए गोपीनाथ बोरदोलोई जी का कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर वाज ए सब कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका नाम था गोपीनाथ बोरदोलोई कमिटी। इस गोपीनाथ बोरदोलोई कमिटी का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वी हैव 6 शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2, 275 सब क्लॉज 1 विच प्रोवाइड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ गवर्नेंस, जिसको हम लोग ट्राइबल एरियाज नाम से कहते हैं, जानते हैं। ट्राइबल एरियाज़ के लिए सेल्फ गवर्नेंस का जो प्रोविज़न है वो गोपीनाथ बोरदोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन से ही आया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो कल का दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह मनाया गया। The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and planet Earth। ये सब तो ठीक ही है, ये सब तो ऑब्वियसली जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस दिन कुछ अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम होता होगा। कैसे ये शुरू हुआ वो ज़रा देखिए। 5th जून is observed as World Environment Day every year since 1973 as a part of United Nation Environment Program। तो UNEP ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। In fact, the concept of World Environment Day was proposed in 1972 itself
एट यूनाइटेड नेशन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आप जरूर जानते होंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये दुनिया का पहला कन्वेंशन था एट यूनाइटेड नेशन 1972 में। उस टाइम में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 में इस पर चर्चा हुई कि हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना चाहिए, और उसके बाद से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून एवरी ईयर सिंस 1973। अगर इस साल की बात की जाए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो थीम है ओनली वन अर्थ। दैट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022। ओनली वन अर्थ वाज ऑल्सो द स्लोगन फॉर द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम इन 1972। तो उस टाइम का भी ये स्लोगन था, और इस साल का 2022 का ये थीम भी है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया है कि फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये है करंट न्यूज़। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक? नाम से ही जैसे आप समझ रहे हैं, वैसे प्लास्टिक के चीज़ें जिनका बस हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। दे आर थ्रोन अवे आफ्टर जस्ट वन यूज। These items are like plastic bags, straw, coffee stirrers, soda, water bottles and many more such things. अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से दिक्कत क्या है कि एक बार इस्तेमाल करके उसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं, तो इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है। चूँकि प्लास्टिक जो है पेट्रोलियम बेस्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, होता क्या कि जाकर के लैंड फिल्स, ज़मीन के अंदर जैसे हमने यहाँ पे डंप किया, धीरे धीरे प्लास्टिक नीचे चला जाता है। लीचिंग प्रोसेस इसको हम लोग कहते हैं, और प्लास्टिक का कंपोनेंट नीचे चला जाता है और लैंड फिल्स के साथ इकट्ठा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा लैंड फिल्स में प्लास्टिक कंपोनेंट हो जाए तो उससे दो प्रॉब्लम होती है। एक तो प्लास्टिक के जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट जो हैं वो लीच हो करके जाकर के ग्राउंड वाटर से मिलते हैं, एंड दे लीड टू टॉक्सिसिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर। पहला तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा ये है कि बहुत बार ये जो प्लास्टिक कंटेंट जो है वो सब सरफेस में जब इकट्ठा हो जाता है तो ग्राउंड वाटर, जो रेनफॉल के कारण आने वाला वाटर जो है वो जाकर के ग्राउंड वाटर से मिल ही नहीं पाता, एक्वीफर का रिचार्ज होना मुश्किल हो जाता। तो ये दो मेन प्रॉब्लम है। जब लैंडफिल में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा होगा तो एक तो लीचिंग हो करके बहुत ज़्यादा हेवी मटेरियल्स और पॉल्यूटेंट जो है ग्राउंड वाटर में इकट्ठा होंगे। दूसरा, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होने से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना, एक्वीफर रिचार्ज होना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कई सारा जो ये प्लास्टिक कंटेंट है, सिंगल यूज प्लास्टिक एंड ऑल, वो फिर बारिश के कारण होते होते यहाँ से वॉश होते होते दे मूव टू द ओशनिक रीजन, और ओशन के अंदर दे आर इंजेस्टेड बाय मरीन स्पीसीज दैट लीड्स टू डेथ ऑफ मरीन स्पीसीज। अगर डाटा देखा जाए तो आउट ऑफ 9.46 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड एवरी ईयर इन आवर कंट्री, 43% तो अकेला सिंगल यूज प्लास्टिक है। और यही कारण है कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज पे कमी लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक बार इस्तेमाल करके डिस्पोज करते जा रहे हैं, तो यू थिंक कितना ज़्यादा ऑन डेली बेसिस इसका प्लास्टिक वेस्ट वॉल्यूम ये ऐड करता जा रहा है। 2018 में इंडिया ने एक प्लेज लिया था कि वी विल एलिमिनेट ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022, जो ऑफ कोर्स हो नहीं पाया है, बट दैट वाज अ प्लेज टेकन बाय इंडिया इन 2018। In fact, the Prime Minister of India, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, was also conferred with Champions of the Earth Award by United Nations Environment Program UNEP in 2018 for taking this pledge। तो ये प्लेज के कारण उनको चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला था 2018 में। उसके बाद से द एनुअल चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड एट यूनाइटेड नेशन इज बीइंग गिवन, विच इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर। Phasing out single use plastic is one of the goal for India, but which has not been achieved so far। लेकिन अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट हमने अच्छे तरह से कर लिया तो इट विल हेल्प अस इन अचीविंग सर्कुलर इकोनॉमी, विच इज़ गोल ऑफ इंडिया। क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी? तो सर्कुलर इकोनॉमी में कैसा होता है कि यू पुट अ रॉ मटेरियल इन द सिस्टम और उसका बार बार रिसाइकल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में कैसा होता है कि वेस्टेज मिनिमम होता है। आप हर चीज़ का बार बार रिसाइकल करके इस्तेमाल करें रादर दैन उसको डंपिंग इन द एनवायरनमेंट, तो वैसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल एम्प्लॉयज मैक्सिमम रीयूज, रिसाइकल एंड मिनिमम वेस्ट। इट हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनिमाइजिंग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। तो सर्कुलर इकोनॉमी बेस्ट होता है, मिनिमम वेस्ट रिलीज करता है एनवायरनमेंट में,
सबसे खराब होता है लीनियर इकोनॉमी, एक बार इस्तेमाल किया सीधा सीधा डिस्पोज कर दिया। तो सिंगल यूज प्लास्टिक इज पार्ट ऑफ लीनियर इकोनॉमी, एक बार इस्तेमाल किया सीधा सीधा डिस्पोज कर दिया रादर देन रिसाइकलिंग इट। तो लीनियर ये सिंगल यूज प्लास्टिक अगर रिसाइकलिंग करना शुरू कर दे तो इट विल हेल्प इन मेकिंग आवर इकोनॉमी फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर इकोनॉमी। इन दोनों का बीच का होता है एक हाइब्रिड है जो सर्कुलर से थोड़ा कम इफेक्टिव है, कम इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन लीनियर इकोनॉमी से बेहतर है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वो है रीयूज इकोनॉमी। इसमें कुछ चीज़ों को डिस्पोज कर देते हैं, कुछ चीज़ों को रिसाइकल कर लेते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्रॉम GEM पोर्टल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है GEM पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, उसको जरा समझते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि सरकारी ऑफिसर्स में अलग अलग तरह का करप्शन होता रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसेस आई एम सो सॉरी, नॉट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस आर हैव बीन मेनी अ टाइम्स ब्लेम्ड फॉर हैविंग पुअर और पब्लिक सेंस ऑफ ड्यूटी एंड मोर करप्शन। कैसे करप्शन का एक तरीका देखिए, मान लीजिए कि सरकारी ऑफिस है, यहाँ पे स्टेशनरी का प्रोडक्ट खरीदना है, पेन खरीदना है, पेपर खरीदना है, तो इस ऑफिस के जो बड़ा बाबू होंगे वो क्या करेंगे, किसी स्टेशनरी वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि तुम इतना 1000 पेन, इतने पेपर दो, और ये स्टेशनरी वाला जो है ये अपना प्रोडक्ट 10 रुपये का पेन 20 रुपये में बेचेगा, 10 रुपये की कॉपी 40 रुपये में बेचेगा, और बड़ा बाबू साइन कर देंगे कि हाँ ठीक है, और सरकार की तरफ से पैसा इसको पेमेंट हो जाएगा, लेकिन बड़ा बाबू इसके बदले में इससे कुछ पैसा अंडर द टेबल खा लेंगे। शॉपकीपर विल पे सम ब्राइब टू दिस गवर्नमेंट ऑफिसर। ऐसा होता रहा है इस कुछ ऑफिसर्स में, और ये सरकार को ओवरऑल नुकसान होगा, टैक्स पेयर्स को नुकसान होगा, क्योंकि इस ऑफिस में 10 रुपये का सामान 40 रुपये में खरीदा गया है बिकॉज ऑफ हैंड इन ग्लोव बिटवीन दिस स्टेशनरी स्टोर कीपर एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर। तो इन सब तरह की चीज़ों से बचने के लिए सरकार लेकर के आई है। दिस इज अ मेथड ऑफ करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेज एंड द अल्टीमेट कॉस्ट इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट एंड देन बाय द टैक्स पेयर ऑफ कोर्स। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार लेकर के आई है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसमें अब मान लीजिए कि इस तरह का कोई भी ऑफिस है जहाँ पे कुछ सामान खरीदना है, तो वो कोई एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा। अब ऑनलाइन पोर्टल एक बनाया गया है, GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज एन ऑनलाइन पोर्टल। GEM पोर्टल इज एन ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे इस ऑफिस का सारा रिक्वायरमेंट को पुट करना होगा कि हमें इतना पेन चाहिए, इतना मार्कर चाहिए, इतना पेपर चाहिए, और अलग अलग जो स्टेशनरी वाले हैं, बिडर्स हैं, वो फिर अपना अपना कोड देंगे कि इस तरह का पेन जो है हम इतने दाम में प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह का पेन जो हम इतने ऐसे टाइम में प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर होगा रिवर्स ई ऑक्शन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा उसको फिर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो नेक्सस था उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, और गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर्पज से GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को बिल्ड किया गया है। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो प्लेटफॉर्म है उसका मेन पर्पस तो था करप्शन कम करना, लेकिन अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का प्रोक्योरमेंट बढ़ाने में भी। और इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिल करके GEM फॉर सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट शुरू किया। सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए ग्रीन रूम एयर कंडीशनर्स प्रोक्योर करना शुरू किया है। ग्रीन रूम एयर कंडीशनर्स मतलब जो ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कम से कम निगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। तो ग्रीन रूम एयर कंडीशनर इज़ वन एग्जाम्पल कि हाउ द GEM पोर्टल अलॉन्ग विथ UNEP is trying to make more and more sustainable product procurement so that जो सरकारी ऑफिसेज में जो भी प्रोक्योरमेंट की जाए उसमें ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011 और यूरेनस और नेपट्यून से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है क्योंकि यहाँ पे यूरेनस और नेपट्यून को हमने एक्सचेंज कर दिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। That's all from our side for today. Thanks for watching.